नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह ग्लोबल बाजारों से। साथ ही आगे खबरों वाले शेयर्स पर भी हम बात करेंगे। बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट भी एक एक करके अगले आधे घंटे में आपके सामने रखेंगे। शुरुआत सबसे पहले करेंगे एशियाई बाजारों से। और आज भी जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो 190 अंकों की कमजोरी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। और दूसरे इंडाइसेस पर नजर डालेंगे तो वहां पर भी काफी ज्यादा वीकनेस है। जापान के बाजार करीब 2% नीचे हैं। कोरिया के बाजारों में 2% की कमजोरी है। चीन के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। और हांगकांग के बाजार भी करीब 200 अंकों की कमजोरी के साथ यहाँ पर शुरुआत हो रही है तमाम इंडाइसेस की। तो ये जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से वो कमजोरी के हैं। और आज चीन के में कुछ अहम आर्थिक आंकड़े भी आएंगे। चीन में पहली तिमाही की जीडीपी आंकड़े आएंगे और इसके अलावा प्रोडक्शन और रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये है बात एशियाई बाजारों की। अब अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी कल हमने वीकनेस ही देखी और लगातार छठा दिन था जब डाउ में गिरावट हावी थी। और कल भी करीब 248 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली। S&P 500 और नैस्डैक में भी 1% से ज्यादा की गिरावट हुई है। कल मजबूत रिटेल बिक्री के आंकड़े आए और उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स नवंबर 2023 के अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। 4.6 के पास पहुंच चुके हैं बॉन्ड यील्ड्स। मार्च में जो रिटेल बिक्री आई वो 0.7% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। 0.3% की बढ़त का हमारा अनुमान था। और इसी की वजह से अब हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में जो कटौती की बात हो रही है उसकी संभावना काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और बॉन्ड यील्ड्स उसको इंडिकेट भी कर रहे हैं कि अब जल्द ही यहाँ पर कटौती के संभावना बहुत कम लगाई जा रही है। क्योंकि लेबर मार्केट मजबूत है, महंगाई के जो भी आंकड़े हैं वो भी अनुमान से ज्यादा थे। तो ओवरऑल इकोनॉमी स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कटौती की जो बात है वो आगे कुछ समय के लिए और टली। ये तो एक फैक्टर था ही जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है और इस वक्त दुनिया भर के बाजारों की नजर वहीं पर है। आप बॉन्ड मार्केट की बात करें, कमोडिटी मार्केट की बात करें, सबकी नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है उस पर टिकी हुई है। और उसी को देखते हुए निवेशकों के बीच चिंताएं हैं। वो डर भी कहीं ना कहीं बाजारों पर हावी है। कच्चे तेल में लगातार तेजी बरकरार ही है। अपने ऊपरी स्तर के आसपास $90 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वेट हो रहा है। ऑयल मार्केट भी वेट कर रहा है कि किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि इजराइल की तरफ से अब अगला कदम क्या होगा इस पर अब सबकी नजर है। इसलिए थोड़ी नर्वसनेस का माहौल अभी भी बना हुआ है। देखना होगा आगे इसमें कैसी क्लैरिटी आती है। यूरोप के बाजार मिले जुले बंद हुए। बॉन्ड यील्ड्स 4.6% पर पहुंच चुके हैं। डॉलर इंडेक्स 106 पर पहुंच चुका है। और देखिए बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर के मजबूत होते हुए भी हम देख रहे हैं कि सोने में लगातार तेजी बनी हुई है। क्योंकि इसको जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कहीं ना कहीं ड्राइव कर रहा है सोने को। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि $24 के आसपास के स्तर सोने में भी बने हुए हैं। कच्चे तेल में भी उसी का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। कुल मिला के ब्याज बात करें तो ब्याज दरों में अब जो कटौती की बात है वो आगे टलते हुए नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में टेंशन चली रही है, उसी का असर हम दुनिया भर के बाजारों में देख रहे हैं। भारतीय बाजार भी उससे अछूता नहीं है। कल के दिन भी हमने देखा कि भारी बिकवाली देखने को मिली कल इंडियन मार्केट्स में भी। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनाए। कल कैश मार्केट में एफआईआईज बिकवाली करके गए 3,262 करोड़ की, लेकिन उसके सामने देखिए डीआईएस की तरफ से सपोर्ट बना हुआ है। 4,763 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज कल के सेशन में करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 3,850 करोड़ की बिकवाली हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में भी 31,616 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो एफआईएस की तरफ से भी सेलिंग है, वहां से भी सपोर्ट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल मार्केट की क्लोजिंग है वो बेहद 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 खराब थी। हालांकि कल हमने कैप डाउन किया था और ये बात लग ही रहा था कि थोड़ा बहुत पुल बैक भी आएगा और पुल बैक आया भी, काफी स्मार्ट पुल बैक भी था। लेकिन वो पुल बैक जाते आते फिर से फिजल आउट हुआ और हम करीब करीब डेज लोज पे जाके बंद हुए हैं।
डेज लो की प्रॉब्लम नहीं है कि डेज लो पे जाके बंद हो, प्रॉब्लम ये है कि आपने क्रिटिकल लेवल के नीचे का क्लोज किया है। मैं दो इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ, वो है 22,300 का और दूसरा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी का लेवल 48,000 का। आप देखोगे दोनों उसके नीचे क्लोज करके गया है और उससे पहले ऑलरेडी वन डे बिफोर यानी कि फ्राइडे के सेशन में भी हमने अनवाइंडिंग का प्रेशर ऑलरेडी मार्केट पे देखा था। तो मंडे एंड फ्राइडे यानी कि वीक एंड वीक के स्टार्ट में दोनों एक दिन मार्केट में किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, बल्कि 200 से 200 पॉइंट के कट लगाए हैं। एक और चीज कल नोटिस करने वाला कि कल गैप हुआ था, गैप डाउन हुआ था 180 पॉइंट का। उसके बाद हमने वापस से अगर पॉइंट जोड़े तो वैसे बाजार देखा जाए तो 50 पॉइंट ही गिरा है, 60 पॉइंट, क्योंकि वो गैप डाउन को तो हम मानते ही नहीं। गैप डाउन अगर जो हो गया सो हो गया, तो गैप अप भी हो सकता है कुल मिला के। लेकिन कल डाटा काफी कमजोर हो गया, उसके बाद से एफआईज की होल्डिंग भी 5% से कम हो गई है। ये कल 56% थे और मेजोरिटी पार्ट ये लॉन्ग करके बैठे थे। कल इन्होंने करीब 7% माल अपनी लॉन्ग पोजीशन से बेच दिया। जो माल बेचा वो बेचा किसको, वो रिटेल के पास आ गया। कल रिटेल के पास करीब 4% की लॉन्ग पोजीशन का एडिशन आ गया, 4 से 5% की। कहने का मेरा मतलब है कि वीक हैंड के पास थोड़ा सा माल पहुंच गया और स्ट्रॉन्ग हैंड से माल थोड़ा सा निकल गया है। तो इसलिए मार्केट को थोड़ा साइडवेज होके या कंसोलिडेट करके चलना होगा, नहीं तो ये 22,000 को भी टेस्ट करेगा। तो जिनके पास पोजीशंस है कल 22,300 के स्टॉप लॉस कटने के बाद वो फ्री हो गए होंगे, कि जिनके पास पुरानी पोजीशन थी उनको हमने ट्रेल स्टॉप लॉस दिया हुआ था। और जिनके पास कल की नई पोजीशंस बची तो उनके लिए छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था 22,200 का, अभी वो टूटा नहीं है, हो सकता है वो आज टूट जाए। अब आप जल्दी मत करना लेने की वापस से। तो आप एक काम करो, या तो 22,000 के इर्द गिर्द खरीदना है तो 22,300 को पार हो जाने तो फिर खरीदना, या तो स्ट्रेंथ को वापस आ जाने दो, या तो रॉक बॉटम बन जाने दो। तो ना ही अभी बॉटम है ना ही आपके पास स्ट्रेंथ है, आप बीच में घूम रहे हो। तो बीच में घूमने से क्या होगा कि आपकी पोजीशन में कोई भी लोगे तो हमेशा डाइसी बनी रहेंगी। तो कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, ना ही निफ्टी के अंदर ना ही बैंक निफ्टी के अंदर। थोड़ा सेटल डाउन हो जाना चाहिए। थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा, मैं समझ सकता हूँ, बट आपको अच्छा और फिक्स ट्रेड और बढ़िया ट्रेड मिलेगा, इसमें आपकी कंडीशन हाई होगी। तो फिलहाल अभी थोड़ा रुकना चाहिए। एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि बैंक निफ्टी को यहाँ से शॉर्ट नहीं कीजिएगा ज्यादा, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो 1:2 की बनी हुई है। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गया तो करीब 400-500 पॉइंट और नीचे जा सकता है अकॉर्डिंग टू डाटा। तोड़ जाता है तो आप बहुत ज्यादा बैंक को तोड़ नहीं पाएंगे, और फुल बैक के लिए कम से कम 1,000 से 1,200 पॉइंट का आपको एक स्ट्रॉन्ग फुल बैक भी मिल सकता है। तो बी अवेयर इन बैंक निफ्टी में ज्यादा शॉर्ट ना करें, गैप डाउन होगा तो और शॉर्टिंग के साथ खत्म हो जाएंगे। तो आप बैंक निफ्टी को अवॉइड कर दीजिए, निफ्टी को भी अवॉइड कीजिए, बट निफ्टी को ज्यादा क्रिटिकल 22,000 का लेवल है। 22,000 के आसपास आके 100% सपोर्ट ले सकता है। और ये मैं बता देता हूँ, पिछले 6 महीने में 50 दिन की जो एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो उसको ब्रेक नहीं करता। और इस बार भी तो 50 दिन की एवरेज है 22,000 पे ही आपकी रुकी हुई है। तो इसलिए 22,000 हमें एक सपोर्ट एरिया, इसलिए मैं आपको एक सपोर्ट एरिया के तौर पर या तो यहाँ बाय करने की रिकमेंडेशन दूंगा तो 22,300 के ऊपर। इसके पूछे ऑप्शन ट्रेडर्स काम करना चाहते हैं तो इंट्राडे ही करें कल, क्योंकि प्रीमियम एकदम से बढ़ गए थे कुछ सालों के, कॉल्स के प्रीमियम शेड हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप कॉल्स और ले लें और ये सोच के पुल बैक आएगा और पुल बैक नहीं भी आए तो लास्ट फेज में आप फंस जाएं। या पुट्स आप खरीद रहे तो पुट्स ऑलरेडी ओवर शूटेड है, तो इसमें थोड़ा समझदारी के साथ ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कीजिएगा और एक तरफा ऑप्शंस करते जाएंगे आप। क्या रही बात एफएस की होल्डिंग, मैंने आपको बता दिया 50% से कम हो गई है। अब सबसे बड़ा होल्डर जो है वो रिटेल है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा मार्केट में डाउट है कि इसको थोड़ा समय लग सकता है ऊपर आने में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है वो 22,000 का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आपको खरीदारी करनी है, एंट्री लेनी है, तो आप इन स्तरों पर नज़र रखिए। बैंक निफ्टी को फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे प्ले करिए। ओवरऑल बाजार में फिलहाल सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ किसी भी साइड का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी गिरावट शायद और ज़्यादा गहराती हुई भी नजर आए, तो वेट एंड वॉच करिए, बाजार को सेटल डाउन होने दीजिए, उसके बाद कोई यहाँ पर ट्रेड लीजिए। और अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए और रेंज जो हमने बताई है उसका भी आप ध्यान रखिए। ये रहा पूरा एनालिसिस आज बाजार का। लेकिन बाजार पर एक और रणनीति ले लेते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। क्या नजरिया बन रहा है आपका बाजार पर, ये बताइए, कैसे ट्रेड लें, और इसके अलावा जो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, फ्राइडे के सेशन का कंटिन्यूशन देखने को मिला। मंडे को मार्केट गैप डाउन हुआ, उसके बाद
आपने देखा कि वॉलेटाइल स्विंग्स हुए, मींस एक रिकवरी का अटेम्प्ट था, बट बाय द एंड ऑफ द डे आप डेज लो के पास ही बंद हुए। तो ये ट्रेंड पूजा ऑलमोस्ट 4 महीने से अगर आप देख रहे हैं मार्केट को, तो जो एक ग्रेजुअल अप मूव है, तो इसमें इस तरीके के बहुत बार ऐसे मूव्स आए हैं जहाँ पे कि मार्केट ने रिट्रेस किया है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ब्रेक किया है। तो उसी तरीके का ट्रेंड मेरे को लगता है कि शायद ये देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस में जैसे कि पहला 20 EMA ये आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक कर दिया है। अब मुझे लगता है कि 22,150 का जोन है वो एक इमीडिएट सपोर्ट है, बट वहां पे अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, कंसिडरिंग कि ग्लोबल टोन नेगेटिव है, वॉलिटिलिटी है ड्यू टू अर्निंग्स। थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। इनफैक्ट आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको शॉर्ट पोजीशन थ्रू ऑप्शंस मेंटेन करने की एक हिदायत होगी। जब आज बेसिकली गैप डाउन हो रहा है तो गैप डाउन पे तो नहीं लेना है आपको। कोई भी रिकवरी मिलती है 22,300 के पास पे, वहां पे आपको एक 22,300 वाली पुट मंथ एंड की एज अ हेज टू योर लॉन्ग पोजीशन वो आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी भी देखिए बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर है क्योंकि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को कल ही रीटेस्ट किया है। अर्निंग्स HDFC के ड्यूरिंग द वीक शेड्यूल्ड है, तो ऑब्वियसली वो काफी मेजर ट्रिगर होगा। बट बावजूद इसके लगता है स्ट्रक्चरली अगर रिकवरी आएगी तो बैंकिंग में पहले आएगी इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो बैंकिंग में ढूंढनी चाहिए 47,500 47,400 के जोन के पास। बट एज ऑफ नाउ स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, दोनों साइड पे पोजीशन बनाइए। पहला नाम होगा पेट्रोनेट का, जहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। कल के सेशन में भी ये स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा, करीब 324 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। 293 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग करिए। वहीं पे जी जो कि कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर है, वहां पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं 136 तक के टारगेट्स के लिए 146 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, जी एंटरटेनमेंट में बिकवाली करने की सलाह है और इसके अलावा पेट्रोनेट LNG में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल जो बाजार में ट्रेंड इस वक्त नज़र आ रहा है स्टॉक स्पेसिफिक उसी के साथ चलिए और 324 के टारगेट हैं पेट्रोनेट LNG के लिए। जी एंटरटेनमेंट को आप बेच के चल सकते हैं 136 के लक्ष्य के लिए। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज ये रणनीति सुझाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अपडेट आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो आपको दिखा देते हैं। हम शो की शुरुआत में बता रहे थे कि चीन के जो GDP के आंकड़े आएंगे और कुछ आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। नंबर्स आ चुके हैं। GDP का आंकड़ा जो है उसमें 5.3% की बढ़त आई है, 4.8% का हमारा अनुमान था। और जो उत्पादन के भी आंकड़े आए हैं यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली, तो अनुमान से बेहतर नंबर्स यहाँ पर आए हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट 4.5% है, अनुमान 6% का था। तो कुछ फ्रंट्स पर अनुमान से बेहतर नंबर्स देखने को मिले हैं चीन की तरफ से। और जब चीन में हम थोड़ा कॉन्फिडेंस देखते हैं, GDP के नंबर्स अच्छे आए हैं, इसका असर अमूमन मेटल स्टॉक्स पर भी पड़ता है। तो आज इन स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए और मार्केट्स की चाल कैसी रहती है एशियाई बाजारों की, उस पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। तो ये इस वक्त का अपडेट चीन की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये तो बात हुई ग्लोबल सिनेरियो की और बाजार पर भी हमने आपको रणनीति बताई। अब स्टॉक स्पेसिफिक नज़र कहाँ रखनी है, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं और नतीजे कौन कौन से आए हैं, ये एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो नतीजों से शुरुआत करते हैं। फोर्थ क्वार्टर में GTPL हैथवे के नंबर्स आए हैं। कंपनी की जो है नंबर्स ओवरऑल स्ट्रॉन्ग देखने मिली और कंपनी जो है आप कह सकते हैं घाटे से मुनाफे में भी आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q4 अपडेट भी हुआ है ऑल टर्मिनल्स का, स्पेशली जो मार्च का जो महीना है उसका अपडेट जो है स्ट्रॉन्ग आया है। जो टोटल वॉल्यूम्स होती है उनके कंटेनर फ्रेट स्टेशन की वो 8% बढ़ा है मंथ ऑन मंथ। और कंपनी का कहना है कि जो वित्त साल 2024 में मार्च का ये जो महीना था सबसे ज़्यादा मंथली वॉल्यूम देखने मिला है और जनवरी या फरवरी से ज़्यादा एक अच्छी इंप्रूवमेंट वॉल्यूम्स में देखने मिली है। तो स्टॉक में जो है ऑफकोर्स पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। खबरों वाले शेयर्स पे भी अगर फोकस करें तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में आने वाले हैं। यहाँ पे उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ JV साइन किया है जहाँ पे 2 बिजनेसेस रहने वाले हैं। 50-50 JV है। एक तो आपका रहेगा वेल्थ मैनेजमेंट का और दूसरा रहेगा ब्रोकिंग का। अब याद रखिएगा म्यूचुअल फंड बिजनेस के साथ भी इनका ब्लैक रॉक के साथ करार हुआ था और जो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आ सकता है तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जैसे कि नुवामा, आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ में देखने मिल सकता है क्योंकि इन स्टॉक्स में बहुत तेज़ी देखने मिली और इंपॉर्टेंट फॉरेन अपग्रेड्स भी आ रहे थे पिछले एक हफ्ते से, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकती है। VST इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा। एस इन्वेस्टर के राधा किशन दमानी उन्होंने 1.5% स्टेक ली है ओपन मार्केट से जिसका जो वैल्यू आता है लगभग 86 करोड़ का आता है। अब इनका जो स्टेक है
वो बढ़ के हो गया है 32.9% से 34.4%। सेलर थे HDFC म्यूचुअल फंड। स्वान एनर्जी बात करें, तीसरा स्टॉक है। यहाँ पे जो है रिलायंस नेवल का जो एक्विजिशन है, NCLT की प्रतिक्रिया कंप्लीट होने के बाद अब जो है वो एक्विजिशन कंप्लीट हो गई है और बाद में रिलायंस नेवल को जो है रीलिस्ट किया जाएगा बाज़ार में। एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा। यहाँ पे MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एक बड़ी फंड है एजुकेशन हाउस की, उन्होंने 1.45% स्टेक की एक्विजिशन की है कंपनी में। वहीं गुजरात गैस भी फोकस में रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है कि जो एशिया के LNG प्राइसेस हैं वो लगभग 26% बढ़ चुके एक महीने में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि LNG जो होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये एक टाइप से रॉ मटेरियल होता है गुजरात गैस के लिए। अगर ये रॉ मटेरियल है और इसके दाम बढ़ रहे हैं तो एक टाइप से नेगेटिव रहेगा और इसके अलावा जो है गुजरात गैस में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। और इसके साथ IOCL के साथ भी करार हुआ है ग्रीन एनर्जी सोल्यूशंस को लेके। हैप्पी फोर्जिंग्स भी फोकस में रहने वाला है। 500 करोड़ का बड़ा ऑर्डर आया है Tier 1 OEM ऑटो OEM मैन्युफैक्चरर से और ये जो है 2027 तक जो है आपका ऑर्डर चलेगा। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स की बात करें तो अब जो है कंपनी एलिजिबल है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के साथ कारोबार करने में। जो बाधा थी लॉन्ग स्टॉप डेट का, अब वो रिमूव हो चुका है। इसका मतलब और बिजनेस कर सकते हैं इस कंपनी के साथ और ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर्स के लिए। वही टाइटन भी फोकस में रहेगा। एप्पल की बातचीत चल रही है डोमेस्टिक सप्लायर से, जो टाइटन की आर्म भी उसमें है, जहाँ पे जो आईफोन का जो ग्लास होता है उसके जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको बनाने के लिए जो है बातचीत चल रही है। और जो टाइटन की आर्म है उनका नाम है टाइटन इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन, तो ये काम वो भी करते हैं। इसके अलावा मुरुगप्पा ग्रुप का भी एक इन्वेस्टमेंट आर्म जो है इस फोरे में है, तो टाइटन इसके कारण जो है फोकस में रहेगा। और आखिर में वेदांता भी फोकस में रहेगा। एजेंसी से न्यूज़ आ रही है कि 11 साल का एक 3,900 करोड़ का लोन जो है उनको PFC से मिला है और हाल ही में उन्होंने JP मॉर्गन को भी हायर किया है कि एक बड़ी फंड रेज करेंगे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स फंड रेज का बज़ जो है वेदांता में देखने मिल रहा है। ओके, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक खबरें काफ़ी हैं। नतीजों की बात करें तो मिड कैप कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं। GTPL, हैथवे, ऑल कार्गो टर्मिनल्स के अपडेट्स आए हैं। तो ये कुछ कंपनियां जो कि फोकस में रहेंगी और आज खबरों वाले शेयर्स काफ़ी सारे हैं, उसका पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको बता भी रहे थे। रिपोर्ट्स की गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट्स एंड स्टेशनरी की, जहाँ पे नोवामा ने इनिशिएट किया है कुछ कंपनीज़ पे। तो जैसे डॉम्स पे उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1944 रुपीज़ का। फ्लेयर पे भी बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस उन्होंने 463 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है जो इंडस्ट्री है यही 13% CAGR से ग्रो कर सकती है अगले 5 सालों में और आगे जाके इंडिया जो है एक एक्सपोर्ट हब के जैसे भी सामने आ सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम डॉम्स की बात करें तो रेवेन्यू जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है अगर PS के साथ कंपेयर करें तो। फ्लेयर में भी काफ़ी बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी उनके हिसाब से देखने को मिलती है अगर हम PS के साथ कंपेयर करें तो, और इसीलिए एक बुलिश व्यू उनके तरफ से देखने को मिल रहा है डॉम्स एंड फ्लेयर के ऊपर। अगली बात करते हैं भारतीय हेक्साकॉम की, जहाँ पे जेफरीज ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1080 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना है कि कभी आगे जाके ग्रोथ आउटलुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन एक्सपांशन भी हमें देखने को मिल सकता है। इसी FCF जनरेशन मतलब फ्री कैश फ्लो जनरेशन की वजह से हमें डीलेवरेजिंग भी देखने को मिल सकती है कंपनी में। और इसी के चलते अगर आगे जाके 3 सालों में 21% CAGR ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है प्रॉफिटेबिलिटी में, मतलब EBITDA में, और इसीलिए उनके तरफ से भी एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है भारतीय हेक्साकॉम के ऊपर। अगली बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने इनिशिएट किया है ओवरवेट रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1701 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना है कि पहले भी इस कंपनी ने काफ़ी सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में अपना ग्रोथ दिखाने के लिए। आगे जाके फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा आउटपेस करने के चांसेस है इस कंपनी के, और इसी के चलते उनका मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके 24% का EBITDA मार्जिन हमें देखने को मिल सकता है और ग्रोथ रेवेन्यू में भी 19% की देखने को मिल सकती है अगले 3 सालों में। और इसी के साथ साथ उनका एक प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो वरुण बेवरेजेस रहेगा स्टेपल्स में आगे जाके। और आखिर में बात करते हैं QSR स्पेस भी, जहाँ पे मैक्वेरी ने कई कंपनीज पे टारगेट प्राइस जो है वो कट किया है, जैसे कि जुबिलेंट फूड हो गया जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस कट करके 100 रुपीज़ का किया है। वेस्ट लाइफ फूड्स पे भी उन्होंने टारगेट प्राइस कट करके 930 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे डिमांड में वीकनेस तो उनको देखने को मिल ही रही है Q4 में भी, और इसी के चलते हुए उन्होंने FY24 से लेकर FY26 तक के EPS जो है उसमें कहीं पे कट किया है। और
आखिर में उनका मानना यह है कि कहीं पे जुबिलेंट फूड जो है वो सेल रेटिंग में ही रहेगा मैक्वेरी की तरफ से, और इसीलिए एक बेरिश व्यू इसके ऊपर QSR स्पेस पे हमें देखने को मिल रहा है मैक्वेरी की तरफ से। तो इन सब स्टॉक्स पे नज़र बनाए रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है ब्रोकरेजेस के नोट्स की वजह से। राइट तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट। स्टेशनरी शेयर्स आज फोकस में रहेंगे। डोम्स ऑफ लेयर जैसी कंपनियों पर आप नज़र रखिए। यहाँ पर इनिशिएट हुई हैं नुवामा की तरफ से अपना कवरेज इनिशिएट किया है। इसके अलावा भारतीय हेक्साकॉम और QSR कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आज आई हैं, इन स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती मौजूद हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टी नाउ स्वदेश को। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। लगातार रिकॉर्ड लेवल्स बन रहे हैं सोने चांदी में, मोमेंटम जारी है। अब इन स्तरों पर क्या करें और अगली टारगेट्स आप क्या देख रही हैं गोल्ड में? जी गुड मॉर्निंग पूजा। एक हम लोगों ने $100 का कूल ऑफ आता हुआ देखा था फ्राइडे, लेकिन अगेन फिर वो एक वैल्यू बाइंग के लिए ही फॉल आई थी, और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो बढ़ रहा है। इजराइल ने भी रिटेलिएट करने का एक थ्रेटनिंग दी है, तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी दिख रहा है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड भी यहाँ पे $12 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, और सिल्वर में भी यहाँ पे 0.5% से ऊपर की तेजी आ रही है। तो मेरे ख्याल से MCX में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। चांदी का टारगेट की बात कर ले तो मुझे लग रहा है कि 84,500 तक प्राइसेस आता हुआ हम देख सकते हैं इजीली। वहीं गोल्ड में मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस की तरफ मूव होता है तो 72,800 तक प्राइसेस इजीली आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बाइंग में ही बने रहना चाहिए। एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा, लेकिन बाइंग जो है वो करेक्शन पे करना चाहिए। दोनों अपने आप बोलना होता है, नहीं होता। बिल्कुल। तो कमोडिटी मार्केट में पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन इम्पैक्ट हो रहा है, और अब वेट हो रहा है दुनिया भर की नज़र है कि इजराइल की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई होती है। क्रूड पर क्या करें वरना यहाँ पर भी हम देख रहे हैं $90 के आसपास अब कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुका है, होल्ड कर रहा है इन प्राइजेस को। कैसे ट्रेड करें क्रूड में? जी क्रूड ने एक स्लगिश मूवमेंट दिया था, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक तेजी आनी चाहिए यहाँ पे, और इंटरसेप्ट किया था मिसाइल से, काफी ज्यादा इंटरसेप्ट किया था, तो एक कूल ऑफ था प्राइसेस में। लेकिन आज रिएक्शंस आ रहे हैं, ये पॉजिटिव रिएक्शंस हैं। अगर WTI की बात की जाए तो 0.78% से ऊपर की तरफ तेज हुआ है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि निचला स्तर मिलेगा यहाँ पे MCX में ट्रेड करने के लिए। एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है करीब 7185, 7200 के करीब, लेकिन बाइंग करेक्शन पे करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर 7100 या 7125 के करीब प्राइसेस आते हैं तो वहाँ पे बाइंग करना चाहिए। टारगेट 7200 का रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 7060 का। साथ में यहाँ पे दूसरा टारगेट भी पूजा में मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्रूड में रिएक्शन आना शुरू हो गया है। जो सेकंड टारगेट होगा वो करीब 7280 का होगा क्रूड ऑयल में। ओके, ठीक है। थैंक यू वंदना आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। एक और रणनीति थी, समय की थोड़ी कमी थी इसलिए हम वो ले नहीं पाए। एल्युमिनियम में भी आप तेजी करके चल सकते हैं। 235 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 282 का है। ये है सलाह वंदना की तरफ से, और कच्चे तेल में और गोल्ड में भी आपको सलाह दे दी गई है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला और मार्केट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।